तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेव टर्मिनोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक डिस्कस किए। साउंड वेव के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी, इससे पहले वाले लेक्चर में बात की थी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं वेव टर्मिनोलॉजी की। चैप्टर का नाम है वेव मोशन एंड साउंड। वेव टर्मिनोलॉजी में हम लोग पहला पार्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वो कर लेते हैं लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस। लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस क्या होता है? ठीक है, इससे पहले चाहते तो आप पिच पढ़ सकते थे, कोई इशू नहीं है। लाउडनेस सॉफ्टनेस पहले कर लेते हैं। लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस क्या है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। हम टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं वेव टर्मिनोलॉजी। इसमें हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे लाउडनेस सॉफ्टनेस का कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है? विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। अगर आपको लाउडनेस सॉफ्टनेस समझना है तो आपको एम्पलीट्यूड पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या था एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। हम लोगों ने इस तरह एक वेव बनाया था, ये इसका मेन पोजीशन था और इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाया था? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो लाउडनेस और सॉफ्टनेस क्या है वो किस पर डिपेंड करता है? आपका एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस सॉफ्टनेस। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, समझाऊं तो क्या बोलूंगा मैं आपको कि लाउडनेस क्या होगा? अगर मैं लाउडनेस की बात करूंगा तो क्या होगा? हाई एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा है बात? और अगर मैं सॉफ्टनेस की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा उसको? लो एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही बात? लाउडनेस मतलब क्या हो जाएगा? हाई एम्पलीट्यूड, और सॉफ्टनेस मतलब क्या होगा? लो एम्पलीट्यूड। अब आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर जो सोर्स ऑफ साउंड होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे बात करूँ, हाय हाउ आर यू, कैसे हो, और मैं एक चिल्ला चिल्ला के बात करूँ, तो दोनों में डिफरेंस है। सोर्स ऑफ साउंड सेम है, सोर्स ऑफ साउंड सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन मैं एक बार धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, एक बार तेज तेज बात कर रहा हूँ, मतलब सोर्स ऑफ साउंड में चेंज नहीं आएगा। सोर्स ऑफ साउंड जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अगर मैं आपसे धीरे धीरे बात करता हूँ, धीरे धीरे बात करूँगा, स्लोली स्लोली बात करूँगा तो क्या होगा? वो सॉफ्टनेस में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूँगा तो किस में आएगा? आपका लाउडनेस में। ठीक है, तो इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल मैं क्या बोल सकता हूँ? रोरिंग ऑफ लॉइन। एग्जाम्पल में क्या बोल सकता हूँ आपको मैं? रोरिंग ऑफ लाइन। ठीक है, हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसका सेकंड नंबर पॉइंट की, सेकंड नंबर पॉइंट क्या होगा आपका? पिच। पिच, पिच किस पर डिपेंड करता है आपका? फ्रीक्वेंसी पे। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने दोनों कराए। पहला कराया था ये एम्पलीट्यूड, फिर वेवलेंथ, आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो पिच किस पर डिपेंड करता है आपका? पूरा फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाई पार्टिकल इन 1 सेकेंड, कि एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल 1 सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो पिच किस पर डिपेंड करता है आपका? पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी पे। पिच किस पर डिपेंड करेगा? आपका फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, हायर द वाइब्रेशन, इसकी मैं एक लैंग्वेज के बोलता हूं यहां पर, हायर द वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन, हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा आपका? हायर विल बी द पिच। हायर द वाइब्रेशन, हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी, हायर विल बी द पिच। मतलब क्या हुआ? जिसके वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका अपोजिट अगर मैं बात करूंगा लो पिच की, तो मैं क्या करूंगा? नेक्स्ट क्या होगा मेरा? लोअर द वाइब्रेशन। ठीक है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? लो पिच। लोअर द वाइब्रेशन, लोअर विल बी द फ्रीक्वेंसी, लोअर विल बी द पिच। अब मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों को एक कंपेयर कर रहा हूं एक तरह की वेव से। समझते हैं अपन लोग। मेरे पास एक वेव है जिसमें एक लॉइन है, वो क्या कर रहा है? रॉरिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, आओ, डरा रहा है। अगर मैं बात करूं एक इसमें एक हमिंग ऑफ बी है, मच्छर या मक्खी भिनभिना रही है घू करके। अब वो कैसे करेगी? बहुत छोटी छोटी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है इस तरह की। ठीक है, तो पहला क्या हो गया आपका? रॉरिंग ऑफ लॉइन। ठीक है, और ये क्या होगा? हमिंग ऑफ बी। ये रॉरिंग ऑफ लॉइन हो गया, हमिंग ऑफ बी की, दोनों की मैंने वेव बना दी यहाँ पे। अब आप ये देखेंगे कि रॉरिंग ऑफ जो लॉइन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा?
हाई होगा, मतलब ये लाउडनेस में आएगा या सॉफ्टनेस में, पहले ये देख लो, ये लाउडनेस में आएगा। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला पार्ट किस में आएगा आपका, सॉफ्टनेस में। समझ में आ रहा है, ये धीरे धीरे बोल रहा है। ये लाउडनेस में आएगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हाई है, और ये किस में आएगा आपका, सॉफ्टनेस में। ठीक है, अगर बात, ये तो किसका पार्ट हुआ, इसका। ठीक है, मैं दोनों को एक साथ क्लियर कर रहा हूं। अब बात करें पिच की, तो फ्रीक्वेंसी किसकी हाई है, जिसके वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसके वाइब्रेशन कम होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यहां पर देखा जाए तो ये क्या है, हायर द वाइब्रेशन हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, हाई पिच, क्या बोलते हो, सही है। यहां मैं इसको क्या लिखूंगा, मैंने दोनों एक साथ कवर किए, लो पिच, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर जो लॉयन है 1-2 किलोमीटर दूर से बैठ के भी चिल्लाएगा तो आपको सुनाई देगा, मतलब उसकी साउंड जो है लाउड है। लेकिन अगर मॉस्किटो को या मक्खी को मैं यहाँ खड़ा कर दूँ थोड़ी सी डिस्टेंस पे, मैं बोल रहा हूँ जितना बोलना है बोल, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ खड़ा कर दिया, क्या उसका साउंड आपको सुनाई देगा, नो। हाँ, वो यहाँ आके बोलेगा तो सुनाई देगा, लेकिन अगर यहाँ खड़ा कर दूंगा मैंने बोल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब वो क्या है, सॉफ्टनेस है। लाउडनेस सॉफ्टनेस का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पिच की। रॉरिंग ऑफ लॉयन जब चिल्लाता है, दहाड़ता है लॉयन, तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में चुभती नहीं, डर लगता है बात अलग है, लेकिन चुभती नहीं है। लेकिन जब मॉस्किटो पास में आके घूम करता है, आपके बोलते चल हट यहाँ से, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो हमिंग ऑफ बी जो है, उसकी जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी उसकी हाई है। फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो पिच भी क्या होगा उसका, हाई होगा। इज इट क्लियर। तो ये इसका हमिंग ऑफ बी वाला पार्ट है। इज इट क्लियर। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ठीक है, काफ़ी आसान है वैसे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें इतना बड़ा। ठीक है, हाँ, एक और रिलेशन है यहाँ पर, जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर पे। किस पे डिपेंड करता है ये, एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर पे। ठीक है, मतलब अगर मैं एम्पलीट्यूड को 2 टाइम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम। इसको अगर मैं 4 टाइम कर दूंगा तो ये 16, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी इस तरह का पार्ट है ये। तो ये इस पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे। एम्पलीट्यूड जितना बढ़ाओगे उतना उसका स्क्वायर में ये बढ़ जाएगा वैल्यू। ठीक है, एक टेबल बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एम्पलीट्यूड का वैल्यू 1 रखो, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 2 रखोगे, इसका वैल्यू 4 आएगा, इसका वैल्यू 3 रखोगे, इसका वैल्यू 9 आएगा। इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद पिच भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट एक और करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका टिम्बर एंड क्वालिटी। टिम्बर एंड क्वालिटी। टिम्बर एंड क्वालिटी क्या है? इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन वेव फॉर्म। किस पर डिपेंड करता है ये भैया? वेव फॉर्म पे। बड़ा ही आसान सा है, बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है इसका। विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन किस पे? वेव फॉर्म पे। ठीक है, वेव फॉर्म, ये वेवलेंथ में कंफ्यूज मत हो जाना, वेव फॉर्म है ना। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? वेव फॉर्म पर। ठीक है, टू साउंड प्रोड्यूसर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो साउंड जो अलग अलग सोर्स से जनरेट हुई है वो हमें डिफरेंट ही सुनाई देती है, ये तो क्लियर है। जैसे कि एक साउंड मैं बोल रहा हूँ और एक अक्षय कुमार बोल रहा है, दोनों का अलग अलग साउंड है। आप सुनते पहचान जाओगे कि यार ये तो फिजिक्स वाले सर की आवाज़ है और ये उस एक्टर की आवाज़ है। जो भी ये डिफरेंस क्लियर हो जाता है, यस और नो। ठीक है, तो 2 साउंड जो हमें अलग अलग सोर्सेज सुनाई दे रही है वो हमें क्या करती है? डिस्टिंग्विश करती है, क्लियर करती है कि हाँ ये दोनों अलग अलग सोर्सेज हैं। क्या आप अपने 2 फ्रेंड की आवाज़ आँख बंद करके नहीं से पहचान सकते? आपके आइज क्लोज है, या पेरेंट्स की आवाज़ है, भाई बहन की, आप सुनते ही पहचान लोगे अरे तो वो बोल रहे हैं। कैसे पहचाना? क्योंकि वो 2 साउंड वेव क्या है? अलग अलग सोर्सेज से जनरेट हुई है, इसलिए उनका वेव फॉर्म भी क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे कि एक शहनाई बज रही है शादी में, आपकी आंखें बंद है, आपकी शहनाई बज रही है, बाद में तबला बज रहा है। भाई साहब दोनों साउंड वेव अलग अलग सोर्स से जनरेट हुई है, एक तबले की आवाज़ है, एक शहनाई की आवाज़ है। क्या आप सुनकर पहचान लोगे क्या ये तो कोई ड्रम बीट कर रहा है और इधर कोई ये शहनाई बजा रहा है? तो दोनों साउंड वेव क्या होगा? जो अलग अलग सोर्स से जनरेट हुई है वो क्या है? हमें अलग अलग तरह से सुनाई देती है। तो 2 साउंड, इसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक साउंड विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन वेव फॉर्म। ठीक है, विच डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 साउंड वेव प्रोड्यूसर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है 2 साउंड वेव को जो कि अलग अलग सोर्सेज से जनरेट हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये कहलाता है आपका टिम्बर एंड क्वालिटी।
इज इट क्लियर? काफ़ी आसान है। मतलब ऐसा इसका जो एग्जाम्पल लिखा होगा बुक में, वो क्या लिखा होता है कि हमारा फ्रेंड हमें दूर से आवाज़ दे रहा है, तो क्या आप उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं? मैंने कहा हाँ पहचान लेते हैं। कैसे? क्योंकि वो अलग अलग सोर्स से जनरेट हुई है। दो अलग अलग फ्रेंड आवाज़ दे रहे हैं तो आप उसकी आवाज़ पहचान लोगे? मैंने कहा हाँ पहचान लेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग सोर्स से जनरेट हुई है। तो इसका कहना यह है कि दो साउंड वेव जो अलग अलग सोर्स से जनरेट होती है, उनकी वेव फॉर्म भी अलग अलग होती है, ठीक है, उनका बनने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये वेव लेंथ से बिल्कुल अलग है, ध्यान रखना। हाँ, एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कई बार आया, जैसे होता है कि पिच, ठीक है, लाउडनेस और क्वालिटी, इस तरह लिख दिया, किस किस पे डिपेंड करता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो ये थोड़ा इसको घुमा फिरा देते हैं, तो ये बोलते हैं कि पिच किस पे डिपेंड करता है, आपको मैच द कॉलम कर दिया, ये इस तरह क्वेश्चन मैच द कॉलम में दे दिया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? पिच किस पे डिपेंड करेगा आपका पता होना चाहिए, कि फ्रीक्वेंसी पर, ये किस पे डिपेंड करेगा आपका एम्पलीट्यूड पर, ये किस पे डिपेंड करेगा आपका वेव फॉर्म पर। ऑप्शन में वेव लेंथ भी होता है कई बार, तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी, इसी का पार्ट है ये। इंटेंसिटी होता क्या है? ये इसका डेफिनेशन की बात करते हैं। इंटेंसिटी होता क्या है? ट्रांसफरिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। डेफिनेशन कोशिश करें याद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेरा डेफिनेशन क्या बोला? ट्रांसफरिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। एनर्जी ट्रांसफर करता है, एनर्जी ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, ठीक है। एनर्जी ट्रेवल करती है। देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, पहले ये जो कहना चाहता है वो देखते हैं। ट्रांसफरिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर मैं इंटेंसिटी का मैं फॉर्मूला बनाऊं तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। This is the formula of intensity. I is equal to energy upon time multiplied by area. Transferring energy per unit time per unit area placed perpendicular to the direction of the wave propagation. देखो इसका मतलब क्या है? ये जो एनर्जी है, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि मेरे पास एक स्पीकर है इस तरह, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पर मैंने एक पेपर शीट लगा दिया इस तरह का, ठीक है। क्या लगा दिया मैंने? यहाँ पर पेपर शीट लगा दिया, ठीक है। अब पेपर शीट लगाने के बाद क्या हो रहा है कि जब, अच्छा ये जो पेपर शीट का एरिया है, सरफेस एरिया, उसको मैंने कितना ले लिया? 1 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया ले लिया मैंने इसका? 1 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के शीट में 1 सेकंड तक जितना एनर्जी ट्रेवल करता है उसका क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज इक्वल टू ट्रांसफरिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कितना एरिया कितना लिया मैंने? 1 मीटर स्क्वायर, और टाइम कितना लिया मैंने? 1 सेकंड, ठीक है। तो जब ट्रेवल करेगा, इसे जितना एनर्जी ट्रेवल करेगा 1 सेकंड में, उसका क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी। ट्रांसफरिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। अब तो देखो एरिया के परपेंडिकुलर निकल रही है, एरिया ऐसा है, और एनर्जी कैसे निकल रही है? साउंड एनर्जी इस तरह, देखो निकल रही है इस तरह। तो ये क्या हो रहा है आपका? ट्रांसफरिंग एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ये क्या होगा आपका? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था। इंटेंसिटी जो होती है वो साउंड के लेवल को, साउंड लेवल को सिग्निफाइज करती है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है ये? ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है। जबकि आपको जो लाउडनेस सॉफ्टनेस था वो कौन सी क्वांटिटी थी? सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव इन द सेंस आप फील कर सकते हैं, जैसे कोई ओल्डर पर्सन है, उनके लिए अगर डीजे का साउंड थोड़ा सा पेनफुल है, तो अपने लिए नॉर्मल एज में, यंग एज में वो साउंड बहुत मज़ेदार है ना, उससे हम लोग एंजॉय करते हैं। अगर उसी में बात करूँ कि एक 80 ईयर ओल्ड पर्सन है, ठीक है, उनको खड़ा कर दूँ मैं डीजे पे, तो उनको क्या फील होगा? उनको लगेगा उनके कानों में कुछ पेन होने लग रहा है। मतलब वो सब्जेक्टिव क्वांटिटी जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। कुछ लोग उस साउंड को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग उस साउंड से पेन फील कर रहे हैं। तो ये जो लाउडनेस सॉफ्टनेस हो वो क्या हुआ? सब्जेक्टिव क्वांटिटी। जबकि जो आपका इंटेंसिटी है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है। ऑब्जेक्टिव कैसे बोला मैंने? इसको फिक्स मेजर्ड कर दिया मैंने, मेजरेबल वैल्यू है। कैसे फिक्स करा मैंने? कि यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एरिया बोल दिया 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या यूनिट हो गया? यूनिट एरिया। टाइम बोल दिया मैंने 1 सेकंड, क्या ये भी यूनिट ही है? कि हाँ ये भी यूनिट ही है। और कितना एनर्जी फ्लो कर रहा है? कोई भी लिमिटेड एनर्जी फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं 1 जूल फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। अगर मैं इसके SI यूनिट की बात करूंगा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका? जूल। टाइम क्या हो जाएगा इसका? सेकंड।
और एरिया कितना है मीटर स्क्वायर। आपको ये टर्म पता है, ये टर्म क्या कहलाती है, डब्ल्यू भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या कहलाती है, जूल अपॉन सेकंड क्या कहलाता है, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, समझाता हूँ इसको मैं आपको। देखो ये तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये मेजर्ड वैल्यू, मतलब मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। साउंड लेवल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log आई अपॉन आई नोट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये फॉर्मूला क्या लिख दिया सर ने, लॉगरिथम फंक्शन आप जानते हैं, पढ़े होंगे मैथ्स में। ठीक है, ये साउंड लेवल है, ठीक है, जो क्या करता है, इंटेंसिटी को सिग्निफाइज करता है। ये लिखा हुआ है 10 log आई अपॉन आई नोट। ये आई क्या है और आई नोट क्या है समझते हैं। आई क्या है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड पेनफुल साउंड लेवल। ठीक है, साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वो होगा 1 वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। और अगर मैं आई नोट की बात करूंगा तो ये क्या है, नॉर्मल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि नॉर्मल ह्यूमन मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं बोलूंगा इसको, मिनिमम वैल्यू है, जो कि होगा 10⁻⁻12 वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। जैसे होता है ना मिनिमम साउंड लेवल, जैसे कि अपन क्लास में बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब क्या होगा, क्या पिन गिरेगी तो उसका आवाज़ नहीं आएगा, आवाज़ तो आएगा लेकिन बहुत ही कम होगा हमारे लिए। आपको कुछ फील होता है क्या पिन के गिरने से, कुछ साउंड पेन वेन कुछ फील होता है क्या, नहीं, कुछ नहीं होता, बहुत ही मिनिमम है। कई बार तो ऐसा होता है कि नॉर्मल साउंड के नीचे जब पिन ड्रॉप होता है तो वो पिन ड्रॉप का साइलेंट साउंड सुनाई भी नहीं देता हम लोगों को, राइट। तो ये क्या होगा अपना आई का वैल्यू कितना है 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है साउंड लेवल का। कितना है मतलब साउंड इंटेंसिटी कितना वैल्यू है, मैक्सिमम 1 वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम हम होता है हमारे लिए, मैक्सिमम पेनफुल होता है ये, और ये आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ एग्जाम्पल के लिए कि आई का वैल्यू अगर मैं किसी तरह आई नोट रख दूँ इस वाले फॉर्मूले में, अगर आई का वैल्यू मैं आई नोट रख देता हूँ बाई चांस, तो साउंड लेवल का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 log आई नोट अपॉन आई नोट। ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, 0 dB, 0 डेसिबल के बराबर। किसके बराबर होगा ये, डेसिबल एक साइंटिस्ट थे, नाम सुना होगा आप लोगों ने उनका। ये मिनिमम वैल्यू होगा इंटेंसिटी का साउंड लेवल का, कितना 0 dB, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो पिन ड्रॉप होता है उसका साउंड किसके बराबर होता है, 0 डेसिबल के बराबर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दूँ तो साउंड SL इज इक्वल टू कितना होगा, आई की वैल्यू आई रहने दूँ, अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, log आई का वैल्यू 1, अगर मैं ये वाला वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, और इसका वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻12। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर आई नोट का वैल्यू मैंने 10⁻⁻12 और यहाँ भी -12 रखा, फिर सिंप्लीफाई किया कैंसिल आउट करके। ठीक है, वैल्यू 1 आ जाएगा फाइनल। तो ये अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो इसका वैल्यू आएगा 120 डेसिबल के बराबर। कितना वैल्यू आएगा इसका, 120 डेसिबल के बराबर। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम साउंड लेवल, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब हमारे लिए पेनफुल वैल्यू है ये। ठीक है, हाँ मैं फिर कह रहा हूँ ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव वैल्यू मतलब हमारे लिए पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। ठीक है, एक बार के लिए ठीक लगेगा, क्या मैं डीजे का आपको ईयरफोन लगा के रेगुलर डीजे वाला साउंड सुनाऊँ कुछ दिन तक, आपको मजा आएंगे, नहीं, ये कुछ टाइम के लिए ठीक लगता है, बाद में क्या होगा, पेनफुल फील करेगा। मतलब हमारे लिए मिनिमम वैल्यू कितना है, ये नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, और पेनफुल कौन सा है, ये साउंड का लेवल है, सिग्निफाइज लेवल। ठीक है, 120 dB, dB मतलब डेसिबल, और ये होगा आपका 0 dB। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे। तो ठीक, ये टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, मतलब आपने डेफिनेटली पहले से पढ़ा होगा। रेंज ऑफ हियरिंग का जो होता है, रेंज का वैल्यू होता है, वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज की फ्रीक्वेंसी कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इस रेंज को हम लोगों ने कुछ नाम दिया है। अगर मैं इससे बिलो जाऊंगा, बिलो 20 हर्ट्ज, इसको मैं क्या बोलूंगा, इंफ्रासोनिक। ठीक है, अगर मैं इस रेंज के बीच की बात करता हूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं, ऑडिबल रेंज। ठीक है, अगर मैं इससे अबो जाता हूं तो वो कहलाएगा आपका अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक वेव उसको बोल सकते हो डायरेक्टली। मतलब जो रेंज ऑफ हियरिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, ऑडिबल बोला हुआ है, मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगर मैं बिलो दिस वैल्यू जाऊँगा
तो वो क्या कहलाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो कहलाएगा अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो बड़ा ही कॉमन सा है, मतलब इससे ऊपर आप नहीं सुन सकते, इससे नीचे आप नहीं सुन सकते, इसके बीच में आप सुन सकते हैं, ये हमारे लिए ऑडिबल रेंज है। ठीक है, और एक और वैल्यू होता है 2000 से लेकर 3000 के बीच में, वो मोस्ट सेंसिटिव वैल्यू होती है एक ह्यूमन के लिए। ठीक है, हाँ इससे नहीं, इसके ऊपर इसके नीचे डेफिनेटली बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिससे कम भी उनकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल होता है वो इससे कम भी होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना कितना है ह्यूमन बॉडी का, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। दिस इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज फॉर अस। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। हाँ सवाल तो आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आसान काफ़ी है ना। तो ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सोनिक बूम। ये ऐसा टॉपिक है भाई साहब जो बहुत ही रेयर केस में कभी भी देखा होगा मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी नहीं बनते सोनिक बूम से, लेकिन है टॉपिक में सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं। सोनिक बूम होता क्या है कि अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड से, ग्रेटर स्पीड से चले, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर इन द स्पीड ऑफ साउंड, तो जिस तरह का साउंड क्रिएट होगा वो कहलाएगा सोनिक बूम। ठीक है, और उससे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है, आपका शॉक वेव्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें कुछ केसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि इफ, अच्छा जो फाइटर जेट प्लेन होते हैं या बुलेट होती है जिससे गन से फायर किया जाता है, उनका स्पीड में भी स्पीड ऑफ साउंड से बढ़ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सोनिक बूम क्रिएट होता है और शॉक वेव क्रिएट होती है। ठीक है, तो केस नंबर 1 में मैंने क्या बोला, इफ ऑब्जेक्ट का स्पीड, ऑब्जेक्ट मतलब मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, फाइटर जेट प्लेन ले रहा हूं, इफ स्पीड इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ऑब्जेक्ट का या फाइटर जेट प्लेन का जो स्पीड है वो किससे कम है, स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, आप सोचिए ये मान लीजिए फाइटर जेट प्लेन जा रहा है और आपका स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है साउंड का स्पीड। अब फाइटर जेट प्लेन जा रहा है, अब उसका देखो सिंपल सी बात है, जब वो चलेगा, आप जब बाइक वगैरह चलाते हैं तो डेफिनेटली आपको इधर से एयर प्रेशर फील होता है, एग्री करते हैं। तो क्या जब फाइटर जेट प्लेन चलेगा तो डेफिनेटली उसको एयर प्रेशर फील नहीं होगा, लेकिन अभी उसका स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड से कम है। तो जो बैरियर बनेगा एयर का वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। ये एयर का कुछ बैरियर बन रहा है, मतलब यहां पर आप देखेंगे तो एक गैप क्रिएट हो रहा है, राइट। ये क्या है, जब स्पीड ऑफ साउंड, जब ऑब्जेक्ट का या जेट प्लेन का स्पीड ऑफ साउंड से कम है, इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो सिचुएशन इस तरह का क्रिएट होगा। क्लियर। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, मैक नंबर जो होता है, मैक नंबर, अब आप बोलेंगे सर मैक नंबर क्या होता है, पहले मैक नंबर समझ लेते हैं। मैक नंबर क्या होता है, यहाँ वेलोसिटी ले लेते हैं। ये मैक नंबर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स आपने क्या बोला कि अगर जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो कम है, किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, मान लेते हैं ये कितना आपका 330 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 150 165। अभी ले लेते हैं कि अगर आपका सोर्स का स्पीड मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना है, 165 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ सोर्स साउंड कितना है, एवरेज ले लेते हैं 330। अब एक बात है, मैक नंबर का वैल्यू कितना होगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक नंबर का वैल्यू कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1/2, किसी भी वैल्यू के लिए ले लो, कितना आएगा 1/2, मतलब 0.5। मतलब मैक नंबर है उसका वैल्यू क्या लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। आप ये सोचिए, जो मैक नंबर आएगा इस केस के लिए जो मैक नंबर आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा या नहीं होगा, सोच लीजिए। इफ स्पीड इज लेस देन, किसकी स्पीड की बात कर रहा हूं, स्पीड ऑफ सोर्स है ये सोर्स का स्पीड है, राइट। स्पीड ऑफ सोर्स इज लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, मतलब सोर्स का स्पीड क्या है, कम है सोर्स ऑफ साउंड से। ठीक है, तो मैक नंबर का वैल्यू कितना होगा आपका, लेस देन 1, मतलब 1 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई भी बूम वगैरह कुछ क्रिएट नहीं होगा, बस नॉर्मल जो स्पीड चल रहा है चलता रहेगा।
ठीक है, ये आपका पहला केस है, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 2 की बात करते हैं इसी को लेकर। ये केस नंबर 2 ले लिया, स्पीड ऑफ सोर्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर जेट प्लेन चल रहा है उसका स्पीड स्पीड ऑफ साउंड के बराबर हो जाए, समझ रहे हो, तो होगा क्या कि जब जेट प्लेन चल रहा होगा उस सिचुएशन में क्या होगा, यहां एक बहुत बैरियर बन जाएगा। बिल्कुल ये जो लाइंस है, मैं तो फिर भी बहुत क्लियरली नहीं बना पा रहा हूं, मतलब ये लाइंस जो बनेंगी ना, ये जो लाइंस इस तरह बन रही है वो क्या होगा, एक ही जगह पर होंगी। मतलब इस तरह का एक बैरियर बन जाएगा। यहाँ पे बैरियर टूटा नहीं है, बस क्या बन रहा है, एयर के पार्टिकल्स का बैरियर बन रहा है। यहां पर इस सिचुएशन में क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर हो रहा है, आपका स्पीड ऑफ सोर्स के। मतलब मैक नंबर का वैल्यू कितना होगा, दोनों बराबर हो गए, एवरेज 330/330। मतलब मैक नंबर किसके बराबर हो गया आपका, इक्वल टू 1 के। समझ में आ रहा है, पहले वाले केस में मैक नंबर क्या था, लेस देन 1, इस वाले केस में मैक नंबर क्या हो गया, इक्वल टू 1। मतलब जेट प्लेन का स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर हो रहा है इस केस में, दोनों का स्पीड बराबर है, तो मैक नंबर का वैल्यू कितना हो गया इस केस में, इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, ये मेरा दूसरा केस हुआ, केस नंबर 2। अभी भी सोनिक बूम क्रिएट नहीं हुआ है। सोनिक बूम कब क्रिएट होगा, जब ये बैरियर जो बन रहा है वो टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। इफ स्पीड ऑफ सोर्स इज, क्या बोलना चाहिए, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। समझ गए, मतलब सोर्स का स्पीड क्या हो जाए, साउंड की स्पीड से बढ़ जाए। ठीक, और वो कितना भी हो सकता है। यहां पर मैं कुछ भी वैल्यू ले लूंगा, ये ले लीजिए, मैंने ले लिया 430 डिवाइड बाई 330, तो मैक नंबर का वैल्यू कितना हो गया, क्या ग्रेटर देन 1 आने वाला वैल्यू, अरे जो भी आएगा 1.234 जो भी आएगा, क्या ग्रेटर देन 1 है, हाँ जी 1 है। मतलब इस बार मैक नंबर, पहले वाले केस में मैक नंबर लेस देन 1 था, दूसरे वाले केस में मैक नंबर इक्वल टू 1 था, तीसरे वाले केस में मैक नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। अब जब मैक नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब साउंड का स्पीड कम है और सोर्स का स्पीड ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, जो बैरियर बना था पहले, क्या हुआ था, पहले केस में जो बैरियर बन रहा था ना, वो अब टूटने वाला है। और जब बैरियर टूट जाएगा तो क्या होगा, एक वेव, शॉक वेव टाइप क्रिएट होगा। इस तरह का एक बहुत बड़ा सा ओरा बनेगा, इस तरह का, इस तरह का। इस तरह की शॉक वेव बनती है जो कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बहुत बड़ा सा धमाका होता है। अगर आप कभी जब फ्री हो और यूट्यूब पे अगर वीडियो देखें इसका, तो ज़रूर देखें एक बार, कभी सोनिक बूम डालकर देखें। तो इसका लाइव एक्सपेरिमेंट हुआ है, जब जेट प्लेन चलाया हुआ है किसी सी लेवल पे, तो एक बड़ा सा धमाका हुआ है और बहुत सारा वाटर हवा में उछला है इससे। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वहाँ पर शॉक वेव प्रोड्यूस हुआ था। शॉक वेव जब दूर तक जाता है, डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होता है, तो क्या होगा, सरफेस पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही सोनिक बूम का छोटा सा कंसेप्ट है। मेनली आप किसको फोकस करेंगे, मैक नंबर को। ठीक है, मैक नंबर अगर लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा। ठीक है, और वो किससे रिलेट कर सकते हैं आप, इसकी लैंग्वेज से। पहले वाले केस में मैंने क्या बोला, सोर्स ऑफ साउंड जो भी होगा, सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो चल रहा होगा, ट्रेवल कर रहा होगा, उसका स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड होगा पहले केस में, तो मैक नंबर का वैल्यू लेस देन 1। दूसरे केस में दोनों बराबर होंगे तो मैक नंबर का वैल्यू इक्वल टू 1। तीसरे केस में सोर्स का स्पीड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, तो ये जो मैक नंबर का वैल्यू होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। इस केस में, ओनली इस केस में ही सोनिक बूम क्रिएट होता है। ठीक है, रिमेनिंग किसी केस में सोनिक बूम क्रिएट नहीं होता, बस सिचुएशन धीरे धीरे क्रिएट कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका मैक नंबर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो इस केस में क्या होगा, सोनिक बूम क्रिएट होगा, शॉक वेव क्रिएट होंगी। ठीक है, तो दैट्स इट, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।